जुबां पे जेनजी, दिमाग में जेनजी, खबरों में जेनजी, गली मोहल्लों की चर्चाओं में एक ही शब्द जेन जी, टीवी चैनलों की बहस में जेन जी, हर जगह जेन जी यानी जेन जी की गूंज है। कभी थोड़ा पॉलिटिकल, कहीं थोड़ा सोशल और तो कभी नॉर्मल। जी हां, आजकल हर जगह इस शब्द की खूब चर्चा है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ऑडियंस को एंगेज करने के लिए सोशल मीडिया पर रील बनाई। प्रधानमंत्री ने भी अपने सभी मंत्रियों को यह कहा कि उन्हें अब उस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा अपडेट रहना है क्योंकि वहां जेन जी है। उसी तरह अब आरएसएस ने भी ये कह दिया है कि उसे जनरेशन जेड यानी जेन जी तक पहुंचने की तुरंत जरूरत है। अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को भी ये बात समझ आ गई है? क्या इसलिए अब वो युवाओं से बात करने का तरीका वाकई बदल रहा है? क्या अब सिर्फ शाखा नहीं बल्कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ अपनी छवि बदलने की कोशिश है या फिर नई पीढ़ी से जुड़ने का एक नया तरीका है? क्या आरएसएस जेन जी को डीकोड कर पाएगा? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने युवाओं को लेकर एक बात कही है। उन्होंने कहा कि आज के युवा भावुक होते हैं, वो दूसरों को देखकर सीखते हैं और जिस चीज में उन्हें सच्चाई दिखती है उसी की तरफ खींचे चले जाते हैं। उनके इसी बयान के चलते ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या आरएसएस अब नई पीढ़ी को पहले से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहा है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या सामाजिक संगठन या बड़ी संस्था से पूछा जाए कि सबसे मुश्किल पहुंच कहां तक की है, तो जवाब आएगा एक, वो है जेन जी यानी आज की नई पीढ़ी। ऐसा कहा जाता है कि वो पीढ़ी जो किताबों से कम और मोबाइल से ज्यादा सीखती है। पर यकीनन वॉटपैड ने पिछले दिसंबर में इस जनरेशन की पढ़ने की आदतों पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें जेन जी के 55% लोगों ने कहा कि वो हफ्ते में कम से कम एक बार पढ़ते हैं और 40% लोग रोज पढ़ते हैं। और उनके लिए यह भी कहा जाता है कि जो घंटों की स्पीड से ज्यादा 30 सेकंड की रील देखते हैं और जो किसी की बात सिर्फ इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें या तो वो बहुत पुराना समझते हैं या उन्हें अपनी जितना नहीं मानते हैं। देखिए, आज का युवा पहले जैसा नहीं है। वो किसी एक टीवी चैनल को देखकर, अखबार को पढ़कर या किसी की बात सुनकर अपनी राय नहीं बनाता है। उसकी दुनिया मोबाइल से, सोशल मीडिया से, रील से और अलग अलग क्रिएटर से भरी हुई है। ऐसे में किसी भी संगठन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए युवाओं से जुड़ना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि अब क्या आरएसएस जेन जी की भाषा में बात करना चाहती है? क्या अब वो युवाओं तक पहुंचने का तरीका बदलने का सोच रही है? पर क्या ये नई पीढ़ी इस कोशिश को अपना पाएगी? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या कहा गया जिसके बाद ये पूरी चर्चा शुरू हो गई है। हैदराबाद में आयोजित समकालीन मातृत्व कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने युवाओं को लेकर एक अहम बात कही है। उन्होंने कहा है कि आज के युवा भावुक होते हैं, वो दूसरों को देखकर सीखते हैं। जिस चीज में उन्हें सच्चाई दिखती है, ईमानदारी दिखती है, अपनापन दिखता है, उसी की तरफ उनका झुकाव होता है। यानी अगर कोई बात उन्हें बनावटी लगे या फिर उससे वो जल्दी नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगे कि सामने वाला सच बोल रहा है और उनकी बात समझ रहा है तो वो उसे सुनते भी हैं और उस पर भरोसा भी करते हैं। यही वजह है कि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आरएसएस इस बदलाव को समझ चुका है? क्या संगठन को लग रहा है कि अगर नई पीढ़ी से जुड़ना है तो पहले उसकी सोच, उसकी पसंद और उसके बात करने के तरीके को समझना होगा? हालांकि वो भी ध्यान में रखना जरूरी है कि आरएसएस की ओर से ऐसे किसी आधिकारिक रणनीति के तौर पर कोई एडवाइजरी या घोषित अभी पत्र नहीं हुआ है। लेकिन मोहन भागवत के इस बयान के बाद ये बहस जरूर तेज हो गई है कि क्या संघ अब जेन जी तक पहुंचने के लिए अपने बातचीत का जो तरीका है वो बदल रहा है। अब सवाल है कि आखिर जेन जी है कौन और इसे समझना इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है? आसान भाषा में कहें तो 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोग जेन जी कहलाते हैं। ये एक ऐसी पीढ़ी है जिसने बचपन से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनकर देखा हुआ है। इसीलिए इन्हें अक्सर डिजिटल फर्स्ट जनरेशन भी कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये किसी एक खबर, किसी एक चैनल पर निर्भर नहीं रहते हैं। वो रील्स देखते हैं, मीम्स शेयर करते हैं और अलग अलग क्रिएटर्स की बात सुनते हैं और फिर अपनी राय बनाते हैं। यानी जानकारी लेने के तरीके पहले से कहीं ज्यादा बदल चुके हैं। यानी एक बात साफ है कि जेन जी की सोच, उनकी पसंद और फैसले लेने के जो तरीके हैं वो पिछली पीढ़ियों से कहीं ज्यादा काफी अलग है। यही बदलाव आज हर ऑर्गेनाइजेशन, हर पॉलिटिकल पार्टी और सोसाइटी के हर आदमी के लिए एक नई चुनौती बन गया है। अगर आरएसएस के काम करने के तरीके को देखें तो उसकी सबसे बड़ी ताकत हमेशा से शाखाएं रही हैं। जहां सुबह ध्वज प्रणाम किया जाता है, प्रशिक्षण शिविर लगती है, लोग आमने सामने राष्ट्रवादी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। दशकों कह लीजिए या शुरू से यह संगठन इसी मॉडल के जरिए लोगों तक, खासकर युवाओं तक अपनी पहुंच बना रहा है।
लेकिन अब समय बदल चुका है और उसके साथ लोगों तक पहुंचने का तरीका भी बदल चुका है। आज का युवा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है, यूट्यूब पर वीडियो देखता है, पॉडकास्ट सुनता है और सोशल मीडिया पर अपनी राय बनाता है। ऐसे में अगर किसी संगठन को कोई नई पीढ़ी से जुड़ना है तो उसे वहीं जाना होगा जहां युवा अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। इसी वजह से माना जा रहा है कि आरएसएस भी अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी मौजूदगी को, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए अपने विचार को, इतिहास को और सांस्कृतिक विषयों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, धार्मिक ग्रंथों में, पुराने दस्तावेजों में भारतीय इतिहास से जुड़ी कई चीजों को अब डिजिटलाइज कर दिया गया है और उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि नई पीढ़ी उन्हें मोबाइल और इंटरनेट के जरिए आसानी से पढ़े और समझ सके। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर ऐसे युवा क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी सामने आए हैं जो भारतीय संस्कृति, परंपराओं और इतिहास से जुड़े विषयों को रील्स में, शॉर्ट वीडियोस में और आसान भाषा में पेश करते हैं। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि सभी आरएसएस से जुड़े हैं, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि युवाओं तक पहुंचने के लिए डिजिटल मीडियम और नए कंटेंट फॉर्मेट पर पहले से कहीं ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसकी चर्चा आजकल सबसे ज्यादा हो रही है, नैरेटिव वॉरफेयर यानी नैरेटिव की लड़ाई। हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद संघ से जुड़े एक संगठन की ओर से कुछ सुझाव जारी किया गया है। इनमें कहा गया है कि छात्रों और युवाओं की असली चिंताओं को समझना बेहद जरूरी है। साथ ही सरकार के फैसले को सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि फैक्ट्स के साथ लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। यहीं पर इंफॉर्मेशन वॉर और नैरेटिव वॉरफेयर की बात सामने आती है। आसान भाषा में अगर इसे समझे तो इंफॉर्मेशन वॉर का मतलब यही है कि सही जानकारी को लोगों तक पहुंचना चाहिए, जबकि नैरेटिव वॉरफेयर का मतलब है किसी मुद्दे को किस नजरिए से देखा जा रहा है और समझाया जा रहा है। क्योंकि आज सोशल मीडिया के दौर में सिर्फ खबर ही नहीं, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं, बल्कि उसे बताने का जो तरीका है वो लोगों की सोच पर असर डालता है। हालांकि ये पूरा विषय एक लोगों की अलग अलग राय का हिस्सा है, लेकिन इतना जरूर है कि आज की राजनीति में जमीन पर चल रही लड़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया और नैरेटिव की लड़ाई भी उतनी ही ज्यादा अहम मानी जा रही है। युवाओं तक पहुंचने की इस चर्चा के बीच एक और बात ने लोगों का ध्यान खींचा है, वो थी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान। मोहन भागवत ने कहा कि एलजीबीटीक्यू समुदाय भी आज समाज का हिस्सा है और उन्हें सम्मान और समान स्थान मिलना चाहिए। उनके इस बयान के बाद इस पर काफी चर्चा हुई है। कुछ लोगों ने इसे बदलते समय के साथ सोच में आ रहे बदलाव के तौर पर देखा है, तो कुछ ने कहा है कि ये पहले भी कई बार अलग अलग मंचों से बात कही गई है, जिसका ये एक विस्तार है। दरअसल आज समाज में सिर्फ राजनीति या अर्थव्यवस्था ही चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि लोगों की पहचान, उनकी लैंगिकता, उनका मानसिक स्वास्थ्य, उनका व्यक्तिगत आजादी और उनकी इक्वल राइट्स जैसे मुद्दे भी आज खुलकर सामने आ रहे हैं। खासकर जेन जी जब इन टॉपिक्स पर पहले की पीढ़ियों की तुलना में कहीं ज्यादा अब खुलकर बात करता है। ऐसे में कई एनालिस्ट का मानना है कि आरएसएस भी अब इन विषयों पर अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, यानी ऐसे मुद्दों पर पूरी तरह चुप रहने के बजाय अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाने का तरीका बदल रहा है। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि संगठन की मूल विचारधारा बदल गई है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि भाषा और बात रखने का जो अंदाज है वो पहले की तुलना में अब अलग दिखाई दे रहा है। फिर भी सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या सिर्फ भाषा बदलने से नई पीढ़ी जुड़ जाएगी? क्योंकि आज का युवा सिर्फ बातें नहीं सुनता, यानी ये सिर्फ बहस या फिर किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। असली मुद्दा ये है कि क्या बदलते दौर में अब संगठन अपने बातचीत का तरीका बदलकर नई पीढ़ी से बेहतर जुड़ने की कोशिश करेंगे। यही सवाल आने वाले समय में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रह सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ भाषा बदलने से जेन ज़ी किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएगी? तो असल चुनौती यहीं से शुरू होती है और आज की नई पीढ़ी हर बात पर सवाल पूछती है। वो किसी भी आइडियोलॉजी, किसी नेता या किसी पार्टी के बिना सोचे समझे उनके कहने पर स्वीकारती नहीं है। अगर उसे कोई बात समझ नहीं आती तो वो उसके बारे में पढ़ती है, उसके बारे में वीडियोस देखती है, अलग अलग लोगों की राय सुनती है और फिर अपनी राय बनाती है। जेन ज़ी के लिए आइडेंटिटी, मेंटल हेल्थ, पर्सनल फ्रीडम, करियर, रिलेशनशिप और लाइफस्टाइल जैसे मुद्दों पर बात करना ये बहुत अहम है। वो चाहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े सवालों पर बात करे। सिर्फ इतिहास, परंपरा या विचारधारा की बात करना उनके लिए काफी नहीं है। यानी चुनौती सिर्फ सोशल मीडिया पर मौजूद रहने की नहीं, बल्कि असली चुनौती ये है कि क्या नई पीढ़ी उस संस्था को ईमानदार, भरोसेमंद और अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ मानती है या नहीं मानती है। इसीलिए कई विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले समय में आरएसएस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो सिर्फ अपनी बात ना कहे बल्कि नई पीढ़ी की बात सुने। क्योंकि आज की जेन ज़ी सिर्फ सुनने वाली पीढ़ी नहीं है, बल्कि सवाल पूछने और जवाब मांगने वाली पीढ़ी है। कुल मिलाकर अगर हम आरएसएस के करीब 100 साल के इस सफर को देखें तो इसकी पहचान हमेशा डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार से शुरू होकर एमएस गोलवालकर, बाला साहेब देवरस, राजेंद्र सिंह, केएस सुदर्शन और आज मोहन भागवत तक एक ऐसी संस्था के रूप में रही है जिसने लंबे समय तक संगठन निर्माण के बारे में, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में और समाज सेवा पर जोर दिया है।
संगठन का काम सिर्फ शाखाओं तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि शिक्षा, सेवा और सामाजिक कार्यों से जुड़े कई संगठनों के जरिए भी आगे बढ़ा है। इनमें सेवा भारती जैसे संगठन अक्सर उदाहरण के तौर पर दिए जाते हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं। कई स्कूलों और संस्थानों में प्रार्थना, भोजन मंत्र, भारतीय परंपराएं और सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्व ज्यादा दिया जाता है। आरएसएस की शाखाओं में आज भी नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि प्रार्थना गूंजती है। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि संगठन की सोच है, उनका अनुशासन है और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। दशकों से यही मॉडल संघ की पहचान रहा है, लेकिन अब समय बदल चुका है। आज की पीढ़ी की दुनिया मोबाइल, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में जब मोहन भागवत युवाओं की सोच, उनकी भावनाओं और उनसे उनकी भाषा से जुड़ने की बात करते हैं, तो कई राजनीतिक विश्लेषक इसे सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि पीढ़ीगत बदलाव, जिसे हम अंग्रेजी में जनरेशनल ट्रांसफर यानी शिफ्ट के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि आरएसएस ये समझ रहा है कि सिर्फ विरासत के भरोसे अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा जा सकता है, बल्कि हर पीढ़ी का भरोसा नए सिरे से जीतना पड़ता है। और शायद यही तय करेगा कि लगभग एक सदी पुराना ये संगठन बदलते भारत में नई पीढ़ी के लिए कितना बदलता हुआ तरीका अपनाता है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी का सौदन, कैमरे के पीछे मेरे साथ है नकुल जी। ऐसे ही अमेजिंग खबरों के लिए देखते रहिए कड़क। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।